हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में जो हमारा चल रहा है एल सीरीज़, उसका आज हम 11वां भाग करने वाले हैं। आज हम भूगर्भ शास्त्र के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने कर लिए थे। जो अलग अलग एक तारक परिकल्पना है वो कर ली थी, भूकंपीय रचनाओं के आधार पर कर ली थी। आज हम उसी के ही आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये टॉपिक वाइज चल रहा है। अभी मैंने दो यूनिट उठाई हैं। एक तो यूनिट पेपर 3 की भूगर्भ शास्त्र और हम पेपर 1 का यूनिट 4 कर रहे हैं। तो ये दो अभी हम मेंस में कर रहे हैं। प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 1 तारीख से। चैनल पर रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। वो पी सीरीज़ के नाम से है, जिसमें 5 वीडियो आज हो चुके हैं। बहुत ही शानदार वीडियो हैं। ऐसे वैसे वीडियो ला रही हूँ जहाँ से प्रश्न उठते ही हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश के लिए वीडियो ला रही हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए मैं आप लोगों को मंथली लेके आऊँगी। तो इसके 2024 का पूरा टारगेट आपका एक जगह पर उपलब्ध रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी भूगर्भ शास्त्र की यूनिट 10 की पीडीएफ है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल भी लेना चाहते हैं तो सिंगल में आपको पीडीएफ मिलेगी। और अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं आप हमारे मेंस के नोट्स की, तो वो 44 बुकलेट मेंस में मिलती हैं। तो 44 बुकलेट का पूरा पैकेज आपके घर जाएगा। हमारे नोट्स जो हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, हस्तलिखित हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं, जैसा कि आप देखेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 120 रुपये में इसकी पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है, लेकिन भूकंपीय तरंगों के आधार पर करना है। देखिए, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, चित्र भी बनाकर चित्र से भी समझेंगे। ये आपको 11 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको दो पेज में हम इसके आंसर को लिखेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये पूरा 11 नंबर में पूछा जाएगा। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करो। तो पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण उसकी आंतरिक संरचना का सटीक अध्ययन संभव नहीं है। मतलब जिस प्रकार की पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो हम अगर कहें कि हम उसकी जो है उसकी जो संरचना है उसका बेहतर अध्ययन कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना के विवरण की अधिक मान्यता प्राप्त है। मतलब अगर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करना है, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे ना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाओ, तो आप यही लिखोगे कि सबसे जो मान्य जो विधि है, जो सबसे मान्य विधि मानी है, वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही मानी है। तो वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना के विवरण की अधिक मान्यता प्राप्त है। भूकंपीय जो तरंगें होती हैं ठोस में भी रहती हैं, द्रव में भी रहती हैं और गैस में भी रहती हैं। मतलब ठोस, द्रव और गैस के रूप में भूकंपीय तरंगें पाई जाती हैं, जो अलग अलग प्रवृत्ति दर्शाती हैं। ठोस किरणें अलग प्रवृत्ति दर्शाती हैं, द्रवीय किरणें अलग प्रवृत्ति दर्शाती हैं और गैसीय किरणें अलग प्रवृत्ति दर्शाती हैं। प्राथमिक तरंगें जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में विचरित होती हैं। प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं? ठोस में से भी जा सकती हैं, प्राथमिक तरंगें द्रव में भी जा सकती हैं और प्राथमिक तरंगें जो होती हैं गैस, तीनों में विचरित हो जाती हैं प्राथमिक तरंगें। वहीं द्वितीयक तरंगें केवल ठोस में संचरित होती हैं और दूसरी तरह जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वो किस में जाती हैं? वो केवल ठोस में संरचित होती हैं। इसके अलावा घनत्व में परिवर्तन के कारण इनकी गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? घनत्व में परिवर्तन के कारण भी इनकी गति में परिवर्तन होता है। घनत्व के कारण भी इनकी गति में परिवर्तन को दिखाया गया है। अब हम इसको इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि ये जैसे कि ये सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, हमने उसकी इतनी संरचना को हम समझ रहे हैं। जैसे कि एक सैंडविच को हम इस तरह से काट लेते हैं ना, ऐसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला देखिए, एक सेकेंड, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये हमने इसका बाद, तो ये जो सबसे केंद्र वाला भाग रहेगा ये इसका क्रोड रहेगा। उसके बाद ये मेंटल आएगा और सबसे ऊपर का जो भाग आएगा वो क्रस्ट आएगा। तो इसको अलग अलग भागों में बांटे हैं। जैसे कि इसको 2 भागों में बांटेंगे, आंतरिक क्रोड और मध्य क्रोड मानेंगे। फिर निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल बांटेंगे, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट। इस प्रकार से इस चित्र को बताया गया है। तो आपको समझ सकते हैं, ये आंतरिक क्रोड, ये बाहरी क्रोड, ये निचला मेंटल, ये ऊपरी मेंटल, ये निचला क्रस्ट और ये ऊपरी क्रस्ट। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है।
आंतरिक कोड और बाह्य कोड के बीच की जो सीमा है वो लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। इसके बाद आंतरिक कोड और बाहरी कोड और निचले मेंटल के बीच की जो सीमा है वो गुटनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा रपटी असंबद्धता कहलाती है। निचले क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच की जो सीमा है वो कोनराड असंबद्धता कहलाती है। तो ये बीच की सीमाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके लिए भी मैंने एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा ये इसके घनत्व में अंतर होता है, जैसे कि 2 पहले और दूसरे बीच की भी 2.90, पहले दूसरे और तीसरे की भी 3.3, ऐसा अंतर भी आप इसको घनत्व में अंतर भी आप याद कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको याद हो। आप इतना भी डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा। इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 3 बृहत मंडलों में बांटा। कैसे बांटा है रचना की? जैसे कि 3 किरणें होती हैं, प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी किरण और ये धरातलीय तरंगें होती हैं। तो ये तीनों में जा सकती हैं, केवल ठोस में जा सकती है। तो ये गैसीय, ये सबसे खतरनाक होती हैं जो धरातलीय तरंगें होती हैं। तो जब ये तीनों में जा सकती हैं तो हम समझ जाएंगे कि प्राइमरी तरंगें तीनों में जा सकती हैं, मतलब अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों। दूसरी जब ठोस से आके टकरा जाती हैं तो उसके अंदर नहीं जा पाती, तो हम समझ जाएंगे कि आगे जरूर द्रव है, तभी तो आगे ये जा नहीं पाई। तो उससे हमने समझा कि ठोस के बाद आगे जो है वो द्रव है। इसके बाद जो ये तीसरी धरातलीय रहती है। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। भूकंप की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख मंडलों के उपभाग विभाजित किए। यही जैसे कि क्रोड है, फिर बाहरी क्रोड है, फिर आंतरिक क्रोड है, निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल। जैसे कि ये जो संरचना है ये वाली, इसी को ही हम पृथ्वी के इस प्रकार से संरचना में चित्र द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। और जैसे कि ये क्रोड है, ये तरंग गई है, पहली तरंग गई, ये दूसरी तरंग जो पहली तरंग गई वो पूरी तरह से निकल गई है, देखो ऐसी पूरी तरह से निकल गई। लेकिन जो दूसरी तरंग है केवल वो वहीं तक सीमित रह गई, अंदर नहीं गई। तो इस प्रकार से हम चित्र द्वारा भी इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से लेकर बाहरी क्रोडी सीम, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वहां से अगर क्रोड तक जाएंगे, बाहरी क्रोड तक 2900 किलोमीटर तक, तो तरंगे पी और एस को गति के आधार पर पृथ्वी की 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। पृथ्वी की ऊपरी परत में पी व एस तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर पर सेकंड से 3.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इन दोनों परतों के बीच भूकंपीय तरंगों के अंतर के आधार पर एक और परत का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि 700 किलोमीटर की गहराई पर है। तरंगों की गति से पता चलता है कि 200 से 700 किलोमीटर की गहराई पर ऊपरी परत की चट्टानें ग्रेनाइट से बनी होती हैं तथा मध्यवर्ती परत में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। सबसे निचली, जबकि जो निचली परत होती है वो अधिक घनत्व वाली डूनाइट व पेरिडोटाइट से बनी होती हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर में पी व एस तरंगे 13 किलोमीटर पर सेकेंड व 9 किलोमीटर पर सेकेंड की होती हैं, जिससे पता चलता है कि ये सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानें हैं। पृथ्वी के अंतरतम में एस तरंग, जैसे ही जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो पदार्थ है वो तरल पदार्थ से बना है। पी तरंगों की गति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तरल भाग लोहा व निकल जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बना है। इस प्रकार हम पृथ्वी की जो रचना है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पढ़ सकते हैं। अब हम देखें, ये मैंने बताया था कि 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। असंबद्धता व गहराई के आधार पर परतें कौन सी हैं? जैसे कि कोनराड है, इसकी गहराई 30 से 50 किलोमीटर होती है और ये बाहरी व आंतरिक क्रस्ट के बीच बनती है, कोनराड जो सीमा है। इसके बाद जो मोह असंबद्धता है उसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर होती है और वो निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच बनती है। रेपेटी जो होती है उसकी गहराई 700 किलोमीटर होती है, बाहरी व आंतरिक मेंटल से बनती है। गुटेनबर्ग की जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है, निचले मेंटल और ऊपरी क्रोट से बनती है। लेहमैन की जो गहराई है वो 5150 किलोमीटर होती है और ये बाहरी व आंतरिक कोर से बनती है। तो इस प्रकार से ये असंबद्धता व गहराई के आधार पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भूकंपीय तरंगों पर प्रकाश डालना है हमें।
फ्रेंड्स ये मेरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है पूरा। टोटल 44 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती है। मेरा जो मेंस का पैकेज है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर रूप में कवर किया है। जो आपको थ्योरी नोट्स में दिखता है ना, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति भूकंपीय तरंगों पर पढ़ेंगे, फिर उसकी भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। तो उनको ही मैंने बस उनको क्वेश्चन आंसर में डाल दिया है ताकि उसको उसके प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये पता रहे। तो पूरा सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट रहता है, लेकिन उनको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ये पूरे नोट्स मेरे हैंड रिटन है और प्रश्नोत्तर रूप में है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। डायग्राम हमने देखे हैं। टोटल आपको मेंस की 44 बुकलेट मिलती है। साथ में अगर आप प्री की बुकलेट और जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लेना चाहते हैं तो 11 प्री की बुकलेट मिलती हैं और 3 प्रैक्टिस सेट मिलती हैं। इससे आपको टोटल 58 बुकलेट का 2024-25 का पैकेज आपको मिल जाता है। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक के सभी यूनिट इसमें कवर रहते हैं। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। 2014 से 2020 तक के आप सॉल्व पेपर भी परचेस कर सकते हैं साथ में, अगर आप करना चाहिए। पूरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज होता है जो आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे ये मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं, इस प्रकार के नोट्स हमारे मेंस में रहते हैं जो पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसमें पढ़ने में बहुत आसानी लगेगी। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सटीक भाषा में तैयार किए गए ये नोट्स हैं। तो अब हम पहले इसमें अगला क्वेश्चन क्या करने वाले थे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भूकंपीय तरंगों पर। तो भूकंप विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें 3 श्रेणी में बांटा है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे कहते हैं, द्वितीयक तरंगों को एस कहते हैं और धरातलीय को एल तरंगे कहते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक तरंगों को पढ़ते हैं। प्राथमिक तरंगे मतलब होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। ये ध्वनि, इनकी जो ध्वनि होती है वो तरंगों के समान होती है, सबसे अधिक गति वाली होती है। ठोस भाग में अत्यधिक गति से ये प्रभावित होते हैं, लेकिन तरल भाग में इनकी गति मंद हो जाती है। ये ठोस भाग में तेज तथा सरल रेखा में प्रवाहित होते हैं और मार्ग में आने वाली चट्टानों का घनत्व यदि समान है तो ये एक सरल रेखा का अनुसरण करती हैं, लेकिन अगर घनत्व में अंतर होता है तो इनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। तो प्राथमिक तरंग क्या कहलाती हैं, पी तरंग या अनुदैर्घ्य। दूसरी है द्वितीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। देखिए इनकी गति कुछ इस प्रकार से होती है। ये जल तरंगों व प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इनमें कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत होती है। ये केवल ठोस माध्यम में विचरण कर सकती हैं, तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। जब ये लुप्त हो जाती हैं तरल भाग में, तभी हमने लगाया कि पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है वो तरल है। चूंकि ये तरंगे पृथ्वी के क्रोड में नहीं गुजर पाती, इसलिए क्रोड तरल होने के संबंध का अनुमान लगाया है। ये पी तरंगे की गति है, पी तरंगे इस प्रकार की होती हैं और एस तरंगे इस प्रकार। धरातलीय तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। ये द्रव में भी नहीं गुजर सकती हैं, ये द्रव में भी नहीं गुजर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने उनकी पृथ्वी की जो तरंगे हैं उनका अनुमान लगा लिया। अगला है स्वयं के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन। ये हम कल पढ़ेंगे। स्वयं के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बाकायदा चित्र वगैरह से। फिर क्रोड के उपभाग पढ़ेंगे, मेंटल के उपभाग पढ़ेंगे। ये सभी पृथ्वी की संरचना में ही सब पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।